अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। 2 रोज कबल पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। इस माह के इख्तिताम तक नताइज की तस्दीक और तौसीक का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। मरदमशुमारी पर 32 अरब रुपए से जायद की लागत आई है। मरदमशुमारी के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 65 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि 2017 में मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 70 लाख थी। गोया 6 सालों में पाकिस्तान की मजमूई आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद का इसमें इजाफा हो चुका है। मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल करने के लिए इस तारीख में तौसी भी की गई थी, मगर पिछली मरदमशुमारी की तरह इस मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार भी मुतनाज़ा हो गए हैं। ख़ास तौर पर सिंध और इसके शहर कराची में आदाद-ओ-शुमार जो हैं वो चौंका देने वाले हैं। ज़राए विफाकी इदारा शुमारियात ये बताते हैं कि सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख हो गई है, जिसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 86 लाख सामने आई है। 2017 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया था। गोया पिछले 6 सालों में कराची की आबादी में सिर्फ 26 लाख यानी 16% का इजाफा हुआ है। कराची शहर पहले ही वसाइल की अदम दस्तियाबी के बाइस बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम है। इस शहर के लोगों की गिनती भी दुरुस्त ना की जाए तो वसाइल की तकसीम कैसे होगी, और जो कौमी नुमाइंदगी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी यकीनी तौर पर इशूज़ होंगे। पाकिस्तान का माशी हब कराची सहूलियात को तरस रहा है। यही वजह है कि 2017 में भी सियासी जमातों और माहिरीन ने मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और इस मरतबा भी सियासी जमातें ये नताइज कबूल नहीं कर रही हैं। MQM का कहना है कि मरदमशुमारी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और मुस्तफ़ा कमाल जो MQM के अहम रहनुमा हैं, साबिक़ मेयर हैं कराची के, हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया था। मरदमशुमारी के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सूबा पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा 12 करोड़ 12 लाख है, सिंध 5 करोड़ 70 लाख के करीब, कबायली अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3 करोड़ 97 लाख, बलोचिस्तान की 2 करोड़ से जायद और इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख बताई गई है। और इसके अलावा मरदमशुमारी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मजमूई आबादी तकरीबन 60 लाख रिकॉर्ड की गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने भी भरपूर तरीके से कराची के लिए आवाज़ उठाई और मरदमशुमारी के इशू को आपने भरपूर तरीके से टेकअप किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स की, हर फोरम पर आपने इस मामले को उठाया है। अब ये बताएं कि जब मरदमशुमारी पर आपको एतराज़ात हुए और दीगर सियासी जमातों को सबको एतराज़ात हुए तो 2 हफ्ते का वक्त बढ़ा दिया गया था। उस 2 हफ्ते के बाद आबादी में 25 लाख का मज़ीद इजाफा हो गया, और क्या चाहिए आपको? अच्छा देखिए मसूद, मसला ये है कि जिस वक्त इन्होंने 15 दिन बढ़ाए थे तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो इन्होंने सब लोगों को बुलाया था इस्लामाबाद में PBS ने, और मैंने उनसे ये कहा था कि देखें मसला ये नहीं है कि आप 15 दिन बढ़ाएंगे, बात यह है कि हमें पूरा गिने, आप 7 दिन में गिन लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये 15 दिन काफ़ी नहीं होंगे, इसमें इतनी तोसी की जाए कि जिसके नतीजे में आप अपना काम मुकम्मल कर सकें। जिस वक्त ये बढ़ाया गया था उस वक्त की आबादी 1 करोड़ 79 लाख 179 लैक्स उस वक्त थी, और इस वक्त जब इन्होंने क्लोज की है 15 दिन के बाद तो ये 1 करोड़ 89 लाख है। इसका मतलब ये है कि पिछले 15 दिन में इन्होंने सिर्फ 10 लाख की आबादी को काउंट किया है, जबकि उस वहाँ ये रिपोर्ट मौजूद थी कि तकरीबन 40% आबादी कम गिनी गई है। जो सर्वे किए थे, खुद कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, उनके लोग आए थे और उन्होंने बताया कि 38,000 हाई राइज बिल्डिंग हैं जिनमें मैक्सिमम में तमाम फ्लोर को कवर नहीं किया गया। 38,000 बिल्डिंग मौजूद हैं। 38,000 बिल्डिंग में अगर रोज 1 घर या 2 घर भी किए जाते हैं ना तो 5.9 रेशो है पर हाउस होल्ड, यानी जो आबादी का 5.9, एक घर में तकरीबन 6, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि 38 दूनी जो है वो तकरीबन ये 76 हो जाते हैं, और 76 इंटू आप 6 कर लें तो ये 50 लाख तो सिर्फ इस तरह से बनने चाहिए थे अगर 2 घर भी करते ये हाई राइज बिल्डिंग में, एक जो अपना एक बिल्डिंग में, तो उन्होंने किया ही नहीं। 16,000 इन्यूमरेटर थे, 8,000 ब्लॉक थे, चले 8,000 हो गए होंगे इसमें, उन्होंने कितने घरों को कवर किया? इसका मतलब है कि ये जालसाजी हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, काम नहीं हुआ। अगर ये काम हुआ होता तो महज 10 लाख का इजाफा नहीं होता। हमने तो अभी कल पूरी तमाम चीजों का जायजा लिया है, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन सी आबादियों में कितने कितने % काउंटिंग नहीं हुई है। और जब आपने बाज जगहों पे तो मीम मशीन नंबर ही नहीं डाला हुआ, वो बाज जगहों पे काउंटिंग नहीं हुई, प्लाजा ऐसे बाज हैं कि जहां पर लोगों को नहीं गिना गया, बेशुमार इलाके
मतलब मैं मिसाल के तौर पर नाज़ाबाद नंबर 3 का 3C का इलाका है, वहां तो टैप के जरिए से काउंटिंग ही नहीं की, फॉर्म देके ये चले जो गए, आपके एतराजात हैं आप तक पहुंचा दिया, हमें जरा नहीं मालूम कि आपने हमें गिना है कि नहीं गिना। इसको देखें, आदाद शुमार से भी हमें साबित करना होगा ना। कराची के दीगर इलाकों में जो आबादी का तनासुब बढ़ा है, क्या कराची शहर में वो तनासुब कम दिखाया गया है? क्या ऐसा है जैसे पिछली दफा शिकायत थी? देखिए, एक बात तो इस बात को समझ लें कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो मरदमशुमारी थी जिस पर एतराज़ था। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, ज़ाहिर पीटीआई के साथ MQM हुकूमत में थी, और इन लोगों ने नून लीग की हुई मरदमशुमारी को लेजिटिमाइज कर दिया था, कानूनी मंजूरी दे दी थी, जिसके नतीजे में नुकसान हमें यह हुआ कि बजाय इसके उसको कलअदम करार देके रीडू करते, इन्होंने उसकी मंजूरी देकर रेफरेंस पॉइंट उसी को बना दिया, बेस लाइन 2017 बना दी, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए थी। अब बात पार्टियां जैसे MQM बहुत खुशियां बना रही है कि हमने जो है वो 30 लाख का इजाफा करवा दिया। अरे भाई, पिछली मरदमशुमारी तुमने जाली आधी गिनती पर क्यों मंजूरी दी थी? तो वो बेस लाइन गलत थी। दूसरी बात यह है कि आप जो परसेंटेज में इजाफे की बात कर रहे हैं, 4,70,00,000 कुल आबादी थी सिंध की, पूरे सिंध की, कराची समेत, जिसमें से 1,60,00,000 कराची की थी। जो रेशो बनता था वो 2.6 या 2.7 का बनता था, अगर कराची की आबादी और अदर देन कराची को ले। अब ये देखिए आप कि 5,70,00,000 तो हो गई पूरे सिंध की आबादी, और कराची में सिर्फ इजाफा इस पूरी आबादी में 30 लाख का हुआ है। हमें कोई एतराज नहीं है अगर इंटीरियर सिंध में एक्चुअल आबादी को काउंट किया जाए। अगर अब भी कम काउंट हुई है तो ज्यादा गिनो, लेकिन यह तो ना करो कि आप सिर्फ सीटें अपनी बढ़ाने के लिए, ताकि इंटीरियर सिंध में सीटें ज्यादा बढ़ जाएं, और वहां से आप अब चाहते हैं कि हुकूमत आपकी बनती रहे और कोई चैलेंज करने वाला ना हो, तो आप सिर्फ इसलिए वहां की आबादी को बढ़ाएं, यह हमें काबिल कबूल नहीं है। हम तो यह भी नहीं चाहते कि आप कराची की आबादी बढ़ाएं, हम चाहते हैं हम जितने हैं उतने गिना जाए। पख्तून आबादियां इंतहाई अंडर काउंट हैं, वहां पर भरपूर तरीके से जो है ना इन्होंने नेग्लिजेंस की है। हमने एक काउंटर चेक किया पोलियो वर्कर्स के साथ, खुद हुकूमत ने किया था, PBS ने किया था, पता चला कि उसमें भी बड़ी परसेंटेज ऐसी है मुख्तलिफ आबादियों की जहां पर लोग नहीं पहुंचे हैं। हाफिज साहब, ये बड़ी टेक्निकल मामलात हैं, ये बड़े टेक्निकल मामलात हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो कराची के रिहायशी हैं, नस्ल दर नस्ल यहीं के मुकामी लोग हैं। कुछ हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो माइग्रेट करके आए हैं, उनको भी खासा वक्त गुजर गया, उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, उनका आर्जी पता जो है वो कराची का होता है। तो ये एक इशू था, इसको मेरे ख्याल में सही से एड्रेस नहीं किया गया, और ये सब एतराज़ात अब ऐसे मौके पर सामने आ रहे हैं जहाँ पर अब इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, और अगर इसको मज़ीद लिंगर ऑन किया जाता है तो वो इलेक्शन का अमल मुतनाज़ा हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप अपनी बात करते हैं, MQM अपनी बात करती है, PTI अपनी बात करती है, ये तमाम स्टेक होल्डर कम से कम इस एक बात पर तो मुत्तफिक हो जाएं कि भरपूर आवाज़ इस एक मामले पर उठाएं, एक मौक़िफ़ के साथ आगे आएँ अगर इस मसले को हल करवाना है तो। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात अहम बताऊं, हमेशा से ये किया जाता है कि एक काम शुरू किया जाता है, उसको दूसरे काम के साथ जाकर जोड़ दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि चूंकि दूसरा काम करना है इसलिए इसकी मंजूरी दे दीजिए। देखिए, ये हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। इससे वसाइल की तकसीम का फार्मूला बनता है, इससे नुमाइंदगी तय होती है कि असम्बली में, सेनेट में, कौमी असम्बली में। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि अगर हमारी आबादी 3.5 करोड़ काउंट कर ली जाए, जो हम एक्चुअल हैं, जिसका मैं बताऊंगा कि क्यों है, तो उसके नतीजे में हमारी सीटें 44 सूबाई असम्बली की सीटें हैं सिंध असम्बली में, आउट ऑफ 130, ये 65 तक हो जाएंगी। आप सोचें, बिल्कुल तनासुब बदल जाएगा। दूसरी बात यह कि 21 कौमी असम्बली की सीटें अगर हम सही गिन लिए जाएं तो ये तकरीबन 35 हो जाएंगी, सेनेट में भी इजाफा हो जाएगा इसी के नतीजे में। तो जाहिर सी बात है कि एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे जो कि उठ के सामने आएंगे और लोग सही तरीके से वोट कास्ट करेंगे। वसाइल में कितना फर्क पड़ेगा? मुलाजिमतों का कोटा है पाकिस्तान में, विफाकी मुलाजिमतों का कोटा है जिसमें सिंध का कोटा है। अगर कराची की आबादी ठीक तरीके से गिन ली जाए तो सिंध की आबादी भी बढ़ेगी ना, हमारा कोटा बढ़ जाएगा। और फिर जो देही और शहरी का 40 और 60 का रेशो, इसमें शहरी कोटा भी बढ़ेगा। तो हम आपने तो दो तरह से मार दिया, एक आबादी मजमूई तौर पर कम हो गई, फिर देही बढ़ गई और शहरी कम हो गई, तो मुलाजमतें भी गई जो पहले ही नहीं मिल रही। चौथी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वसाइल है, नुमाइंदगी है, मुलाजमतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस सब के ऊपर छुरी चला दी और कहा कि साहब टाइम खत्म हो गया है और इलेक्शन मुतासिर हो जाएगा, इसलिए आप कबूल कर लें इसको। तो कबूल नहीं किया जा सकता, पहली बात। ठीक। दूसरी बात यह कि जब PBS ने बुलाया था तो मैं तो वहां पर गया था, पीपल्स पार्टी ने APC बुलाई, जमात इस्लामी का वफद गया, PTI ने बुलाई, जमात इस्लामी का वफद गया,
पीबीएस ने बुलाया, हमने शिरकत की और पार्टियां भी शरीक थी। मेरा ख्याल यह है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो फैसले वहां पर हुए उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवेयरनेस फैलाने की कैंपेन नहीं चलाई गई। कहा गया था मोबाइल टोन के ऊपर हम लगाएंगे जिस तरह जलजले का लगाया था, नहीं लगाया गया। कहा गया था मीडिया को इश्तिहारात देंगे, सिंध हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, भरे हुए हैं इश्तिहारात इलेक्शन जीतने के लिए, तासुर मरदमशुमारी के नहीं है। जो करने का काम है मरदमशुमारी की अवेयरनेस, वो नहीं की गई। अब आप मुझे बताइए कि जब नादरा के डेटा में मुस्तकिल पते के। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, बिल्कुल जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं ये तो इतनी तवील गुफ्तगू हो सकती है इस पर और इतनी जामी गुफ्तगू हो सकती है, मगर जो आपने नुकात उठाए वो बिल्कुल सुनने वालों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अहम मामला है, कराची के वसाइल का मामला है, एक तवील अरसे से ये इशू है जो इस वक्त भी हल होता नज़र नहीं आता। सिंध की ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और यहाँ बात होगी कि लगता यह है कि सिंध के शहरों में कचरा झाड़ुओं से नहीं बल्कि डॉलरों से उठाया जा रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है एक सफ़ेद हाथी बन गया है और उसके अखराजात में बेइंतहा इजाफा हो गया है और कारकर्दगी बहुत कम है। कराची के 5 अजला की सफाई शायद झाड़ुओं से नहीं बल्कि डॉलरों से की जा रही है, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरा ठिकाने लगाने के अखराजात एक साल में 10 अरब से बढ़ाकर 20 अरब कर दिए हैं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में कचरा उठाने पर मामूर इदारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया है कि रवा माली साल के बजट में मुख्तस 12 अरब रुपए 2 माह पहले खर्च हो चुके, इजाफी तलब करदा 8 अरब रुपए फौरी जारी ना किए गए तो कराची कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कराची का कचरा उठाने के लिए 14.5 अरब रुपए दरकार हैं और पिछले 2 महीनों में कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनियों को अदायगी नहीं की गई, जिन्हें कचरा उठाने के काम का ठेके पर मामूर किया गया था। इन कंपनियों के अमले ने अदायगी न करने पर ऑपरेशन बंद करने की धमकी दे दी है। महकमा बल्दियात की मार्फत वज़ीर आला सिंध को गुज़श्ता रोज़ से इरसाल करता एक समरी में बताया गया है कि कराची के 5 अजला से कचरा उठाने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को अदायगी डॉलर्स में की जाती है। पिछले माली साल सिंध के 4 शहरों में सफाई के लिए सूबाई बजट में 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन अखराजात 10 अरब 22 करोड़ रुपए के करीब हो गए हैं। रवा माली साल के बजट में 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन रुपए की कदर में कमी और महंगाई के बाइस रवा माली साल के अखराजात का नया तखमीना 20 अरब रुपए लगाया गया है। सिंध में पाकिस्तान की वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने 2014 में सूबाई असम्बली से कानून मंसूर करके बल्दियाती इदारों से शहरों की सफाई के इख्तियारात छीन लिए और इस काम के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से एक अलग इदारा कायम कर दिया, जिसने 2016 से कराची शहर समेत दीगर 4 शहरों की सफाई सुथराई के ठेके महंगे दामों गैर मुल्की कंपनियों को देने शुरू कर दिए, लेकिन शहरियों को कचरे और गंदगी से निजात फिर भी नहीं मिल सकी। सफाई सुथराई के अखराजात में होशरुबा इजाफे पर सिंध हुकूमत के माहिरीन ने भी एतराज़ात किए हैं। वफाकी अदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई और रुपए की कदर में कमी की मजमूई शरह 29% होने के बावजूद सफाई करने वाली कंपनियों के बिल में 100% इजाफा कैसे हो गया। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो ठेके पाकिस्तानी रुपए में दिए जा सकते थे वो डॉलर्स में क्यों दिए जा रहे हैं, और एक और सवाल यह है कि इतना कुछ किया गया, इतना खर्चा किया गया, फिर भी वो सफाई नज़र क्यों नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। इख्तियार खोकर साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब। इख्तियार साहब, ये तो एक बात समझ में आती है कि रुपए की कदर कम हुई है, इसका इम्पैक्ट आना था क्योंकि कर्जे जो ठेके हैं वो अपने दिए हैं डॉलर्स में, बुनियादी तौर पर कि डॉलर्स में दिए क्यों, रुपए में देने चाहिए थे, लेकिन 100% का इजाफा कैसे हो गया? इतना तो डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। या यही सवाल मैंने मसूद साहब किया जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड के लोग हैं उनसे, तो उन्होंने 2 रीज़न यही बताए कि जी एक तो उनके डॉलर में इजाफा हुआ है कीमत में और ओवरऑल महंगाई में इजाफा हुआ है, जिससे हमारे जो मुआहदे हैं तो उसके तहत हमें ये पैसे देने पड़े। जब उनसे ये सवाल किया कि जी डॉलर की जो कीमत है वो उसमें तो ओवरऑल जो है जून से अब तक जो है तकरीबन 30% इजाफा हुआ है और महंगाई में भी मजबूरी इजाफा तकरीबन इतना हुआ है, तो फिर इन अखराजात में तो फिर उन्होंने ये कहा कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जी कचरे की जो मिकदार है उठाने की उसमें इजाफा हो गया हो। अच्छा, यानी कि जो इजाफा है वो डबल। आप देखें अब हम मेरे पास जो इनकी फिगर है मंथली, जिला शर्की के जुलाई की 2022 की जुलाई की फिगर है 11 करोड़ रुपए की अदायगी हुई है और जनवरी में जो है 25 करोड़ रुपए, यानी कि जुलाई से जनवरी में 25 करोड़ रुपए अदायगी हुई है
और उसके अलावा ज़िला जुनूबी जो है, जो इन्होंने ये फिगर वो है जो उन्होंने सीएम को भेजी है। ठीक है। ज़िला जुनूबी की जून की जो फिगर है, सॉरी जुलाई की जो फिगर है 9 करोड़ रुपए है, और जनवरी की 21 करोड़ रुपए। कोरंगी की 9 करोड़ से 26 करोड़ रुपए चली गई। क्यामाड़ी की फिगर 9 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए चली गई। इस तरह लाड़काना शहर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए जुलाई की अदायगी हुई, दिसंबर में 9 करोड़ 92 लाख, यानी 10 करोड़ सवाल डबल तो हो ये गई। पैदा होता है कि ये 6 महीने में क्या आबादी बढ़ गई, ज्यादा कचरा लोग पैदा करने लगे, ज्यादा गंदे हो गए लोग, क्या क्या हुआ क्या 6 महीने में? इसका क्या जवाब है? देखिए, उनके पास जवाब तो कुछ नहीं है। सिर्फ वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमारे पास बाकायदा उनकी वेटेज होती है, और उसके तहत मेन रीज़न तो वो ये बता रहे हैं कि जी ये कचरे में इजाफा हुआ है और महंगा। तो इसलिए यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये इजाफा क्यों हुआ। तो इससे फिर दूसरे सवालात जन्म लेते हैं, इससे ये खदशा जन्म लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है, जिसको देखने की ज़रूरत है, जिसकी ऑडिट करने की ज़रूरत है। और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है ना, इदारा, ये शुरू से ही क्वेश्चन मार्क रहा है। और हमारी इतलात ये है कि ये इदारा सिस्टम के तहत बनाया गया है और सिस्टम के तहत ही चलाया जा रहा है। तो वो सिस्टम को जरा बता भी दीजिए ना कि ये इदारे के सिस्टम की बात नहीं हो रही, ये करप्शन का सिस्टम मुबैना तौर पर जो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि इदारे बनाए जाते हैं उस सिस्टम को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इस सिस्टम का हिस्सा है ये इदारा। जी हाँ, देखिए ना, आप अंदाजा करें कि पिछले 3 महीने में 2 माह में 3 बार इसके एमडी चेंज हुए। एक बंदा आया, उसको हटाया, फिर दूसरे को रखा, फिर वो दोबारा वापस आ गया। और कहा यह जाता है कि दोनों बंदे सिस्टम के हैं, और इनके जो अखराजात हैं, जो सालाना हिसाबात हैं, वो उसको बार बार महकमा फाइनेंस, महकमा बल्दियात जब इनसे मांगता है तो सालाना यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, वो टोटल हिसाबात आज तक इन्होंने नहीं दिए कि टोटल गड़बड़ घोटाला है आपके नज़दीक, आपने करीब से बारीक बीनी से देखा है, तो अहम नुकात क्या हैं इन अदायगियों के मामलात के, ज़रा उनको वजाहत कीजिएगा कि असल में क्या निकल के सामने आ रहा है। देखिए, आप अंदाज़ा करें कि मैं आपको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की। कोरंगी का जो ठेका है ये इन्होंने बाद में दिया है, डॉलर्स में नहीं दिया, रुपीज़ में दिया है। तो लेकिन उसमें इन्होंने जो बिल भेजा है, जो इनके जो बिलिंग की है, अगस्त में ये बताते हैं कि जी 26,000 टन कचरा पैदा हुआ, और जो बिल बना है वो 25 करोड़ रुपए। लेकिन इन्होंने जो सीएम को रिपोर्ट भेजी है बल्दियात में, उसमें 15 करोड़ रुपए बताए। और इसके अलावा सितंबर में ये बताते हैं कि जी 67,000 टन में कचरा क्रिएट हुआ है, 26 करोड़ 88 लाख रुपए का बिल है। लेकिन जो सीएम को रिपोर्ट गई है उसमें 24 करोड़ रुपए बताए। तो ये सीएम को जो रिपोर्ट जारी है ये हतमी रिपोर्ट नहीं है, अदायगियां कुछ और हुई हैं, सीएम को रिपोर्ट कुछ और जारी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो सीएम के पास समरी गई है उसमें जो फिगर दी गई है इनकी मंथली बिलिंग की, उसमें एक फिगर है, और जो इनकी अपनी जो रिकॉर्ड पे जो बिलिंग है, जो ये इनके अफसरान खुद बताते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है जिसकी बाकायदा फॉरेंसिक ऑडिट करने की जरूरत है शुरू से। जब से ये इदारा बना है, अगर उसकी फॉरेंसिक ऑडिट हो अखराजात की, तो अंदाजा हो जाएगा कि ये अरबों रुपीस जो है डॉलर्स की सूरत में किस तरह ये अदायगियां हो रही हैं। ये इदारा जब बन रहा था उस वक्त मैंने भी बड़ा इस पे काम किया था, और मुझे अंदाज़ा है कि इसके बनते वक्त ही इसमें खासे मसाइल मौजूद थे, और ये अंदाज़ा था कि सब कुछ होगा। अब मामला ये है कि अगर ये अदायगी वक्त पे नहीं होती तो फिर कराची में एक मरतबा फिर पहले ही से गंदगी गलाजत तो है, अब कचरे के ढेर जो पहले लग गए थे वो दोबारा नजर आएंगे। देखिए, अब ये है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये समरी गई है सीएम साहब के पास, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि सीएम साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया, क्योंकि महकमा फाइनेंस के लोगों ने उस पर एतराज़ात किए हैं। बुनियादी एतराज़ तो इस पर किया कि ये डॉलर्स में ठेका क्यों दिया गया, क्योंकि डॉलर्स में ठेका तब दिया जाता है जब कोई प्रोप्राइटरी आइटम होता है, यानी कि ऐसी चीज़ खरीदी जाए जिसकी फॉरेन करेंसी के बगैर वो हो नहीं सके। ये करेंसी पाकिस्तानी करेंसी का काम है। इन लोगों ने लोकल सबलेट किए हुए अपने नए ठेकेदार, लोकल ठेकेदारों को अदायगी करें और रुपीज़ में कर रहे हैं। तो एक तो सवाल ये है कि डॉलर्स में ये क्यों ठेके हुए। दूसरा सवाल ये है, उन्होंने ये जो अदायगियाँ हुई हैं जिसमें जो डिफरेंस है उस पर भी उन्होंने इतराज़ात नुकात उठाए। तो सीएम साहब ने ये समरी कैबिनेट को भेजी है, कैबिनेट की फाइनेंस कमेटी को भेजी है, वो इसका जायज़ा लेगी। अब वो जब तक जायज़ा लेगी, जब तक डिसीजन होगा, तो दूसरी तरफ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि अगर ये अदायगी फौरी तौर पे ना हुई
तो शहर के अंदर ये हड़ताल कर सकते हैं कंपनियां, और शहर के अंदर सूरत हाल खराब हो जाएगी। और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जो इनके वर्कर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको अगर आप देखें तो ना वर्कर्स गियर अप है, उनकी हाइजीन के बड़े सीरियस इशू है, अंडर एज लोग हैं बड़ी तादाद में जो इसमें काम कर रहे हैं, तो बड़े मसाइल हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार खोकर साहब। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक और जिसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। पिछले एक साल से मुल्क में जारी सियासी, आईनी और माशी बहरान ने पहले ही मुल्क और मईशत का बहुत नुकसान किया, मगर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों और जलाओ घिराव के वाक़यात ने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को मुस्तरब कर दिया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में होने वाले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हालात की संगीनी का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात दोबारा कभी किसी कीमत पर नहीं होने दिए जाएंगे। आर्मी चीफ ने इस अज़्म को एक बार फिर दोहराया कि 9 मई के यौम सियाह पर कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। माशरे के हर तबके की तरह बिजनेस कम्युनिटी भी मुल्की हालात पर इसराब का शिकार है और इत्तलात यह है कि हाल ही में इन हालात की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुलाकातें करके मुज़ाकरात की फ़िज़ा कायम करने की पस पर्दा कोशिशें की हैं। 2 रोज़ कबल बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए सियासी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान इत्तेहाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी लाहौर में इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने का वाहिद हल मुज़ाकरात है, इस बात का इयादा किया। उन्होंने मुल्क के तमाम इदारों और सियासी जमातों को अपनी अना पसे पुश डालकर पाकिस्तान के लिए भलाई के लिए साथ मिलकर बैठना होगा। और इस हवाले से खुशाइन बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामी में भी कौमी हम आहंगी की अहमियत को उजागर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इख्तिलाफात को महाज़ाराई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इससे कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के खुसूसी इजलास के एलामी में भी मौजूदा गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल पर कौमी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक़ राय पर जोर दिया गया ताकि अवाम के एतमाद, माशी तरक्की और जमहूरी निज़ाम को दवाम बख्शा जा सके। इस वक्त मुल्क की मईशत तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार है। आपको मज़ीद दिखाते हैं हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, हर पाकिस्तानी इससे जुड़ा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे आरिफ हबीब साहब से, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जो एलामिया सामने आया उसमें कौमी इत्तेफाक़ राय पर जोर दिया गया। क्या बिज़नेस कम्युनिटी भी इस पर यकीनी तौर पर परेशानी का शिकार है और कोई कोशिशें हो रही हैं इस सूरत हाल को टेकअप किया जा रहा है कि मामलात हल की तरफ आगे बढ़ें? जी बिल्कुल, आई थिंक ये संडे को कराची में जो है वो कई बिजनेसमैन जो है वो उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें बड़े तशवीश का इजहार किया। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो है वो सियासी हालात जो है वो चल रहे हैं, इकोनॉमिक हालात पे तो पहले ही लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश थी। फिर कल जो है वो लाहौर में जो है वो बिज़नेस सारे बिज़नेस ग्रुप के लोग जो है वो जमा हुए और उन्होंने भी इसी किस्म की जो है वो ख़दशात का इजहार किया। और ये जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फिर सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग के अंदर जो बातें की गई हैं, उसी किस्म की बातें जो हैं वो उन मीटिंग्स में की गई। और इसमें जो है वो ये डिस्कस हुआ कि किस तरह जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है उसकी बेहतरी के लिए। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, बशमूल पाकिस्तान आर्मी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत हो, उनसे बैठ कर बात की जाए कि ये इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने इख्तलाफात को जो है वो कम करें और ये कोशिश करें कि बैठ कर इन मामलात को जो है वो हल हो और जल्द अज जल्द जो है वो हल होने चाहिए ताकि जो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जो है वो काम हो सके। तो वहाँ भी बहुत बड़े और गंभीर चैलेंजेस हैं।
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले जो है वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम आए, तो साथ ही फिर जो है वो मुआशी इस्तेहकाम भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कारोबारी बिरादरी किस तरह समझती है कि वो समझाएगी और मामला समझ में आएंगे और चीज़ें हल की तरफ जाएंगी? कोई हौसला अफजा बात हमें बताएं इस हवाले से। जी, असल सब पहली बात तो ये है कि वो अपनी तशवीश का इजहार करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो इस वक्त इस किस्म के जो हालात चल रहे हैं उससे जो है वो बहुत कौम को नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान हो रहा है तो अगर कुछ थोड़ी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंसेस हों और उसमें अपने आप को कोई गिवन करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को गिवन करके और नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्राइम रख के जो है वो फैसले करें। तो कभी कभी हार में भी जीत होती है। तो ये है कि इस किस्म का एक जो है वो एटीट्यूड रखें और जिसमें कि मतलब ये करें कि भाई हमारे कौमी मफाद में जो बेहतरीन हो, उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो सबको देनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक जो भी राब्ते हुए हैं कारोबारी बिरादरी के, क्या उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया है? उसमें कुछ बर्फ़ पिघल रही है? नहीं, अभी तो जो है वो सिर्फ इनके जो बिजनेस मैन जो है उन्होंने आपस में मीटिंग्स की हैं और उस पर मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया है, और उसमें ये है शामिल है कि इन लीडरान से जो है वो मुलाकात की जाएगी और उनको इस बात पर जो है वो उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई वो मुल्क की खातिर जो है इन मामलात को सुलझाएं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसकी इंटेंसिटी को आप किस तरह से गेज कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कम से कम कोई 8-9 माह से 10 माह से ये तमाम सूरत हाल चल रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से बाकी मसाइल पैदा हो रहे हैं, कानूनी, आइनी और माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा है। तो इस मौके पर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप इसको कैसे गेज करेंगे? कितना शदीद ये बहरान हो चुका है? आई थिंक बहुत ज़्यादा। ये जो जिस तरीके से हम सुनते हैं और मीडिया में जो बातें आती हैं कि जो दोनों पीडीएम और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात भी हुए, तो उसमें जो डिफरेंसेस थे वो डेट्स का था, कि इलेक्शन की डेट का था, जबकि आई थिंक इस पे कंसेंसस हो गया था कि तमाम इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए। अब वो डेट का भी जो है वो जो ख़बरें आ रही हैं उसमें ये था कि जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व 14 मई को हो या 30 जून को हो। तो आई थिंक ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इस डिफरेंस में आई थिंक किसी एक को भी जो है वो गिवन करके या इन बिटवीन जो है वो फैसला करके इस चीज़ का जो है वो तयन कर लिया जाए, ताकि एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी का उनसर पैदा हो, और वो पैदा होगा तो फिर लोग जो है वो बिजनेस की तरफ भी जो है वो माइल हो सकेंगे। वरना इन हालात के अंदर तो हर शख्स कोई फैसला नहीं कर रहा है, वो फैसला ये कर रहा है कि भाई हालात ठीक होंगे तो फिर हम काम करेंगे, और ये कारोबार जो है वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर लोगों के रोज़गार के मसाइल पैदा होंगे और फिर और मुआशी मसले जो है वो आम लोगों के लिए बढ़ेंगे। पहले कारोबारी बिरादरी जब हुकूमत से मिला करती थी तो फिर उस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए मराहत की बात किया करती थी, आसानियों की बात करती थी, लेकिन इस वक्त तो लगता है कि 1-2 स्टेप लेने से मामला हल नहीं होगा। एक जामे पैकेज चाहिए होगा मईशत की बहाली के लिए, और उससे पहले सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर दी होंगी। तो किसी भी इकनॉमिक प्लान को अगर तैयार किया जाए, वो इम्प्लीमेंट शायद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मौजूद ना हो। तो इस वक्त तो बड़ी फ्रेजाइल सूरत हाल है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से ओवरकम इससे हम कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जो है वो सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि सियासी इस्तेहकाम पहले हासिल किया जाए और फिर सब मिल के जो है वो ये मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो है वो काम करें। वो भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत अरसे से हम ये IMF प्रोग्राम के जो है रिन्यूअल का इंतज़ार कर रहे हैं और उसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही है। तो उसमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान सारा पूरा यूनाइटेड हो और उस पर काम करे, और जो है बैकअप प्लान भी बनाए कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये चीज़ जो है वो आगे अचीव नहीं होती तो किस तरह हालात से जो है वो निपटा जाएगा। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पूरी कौम यूनाइटेड हो। अगर पूरी कौम यूनाइटेड नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि इनको आसानी से हम
जो है इन मामलात को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी नया माशी प्लान मुल्क में बनाया जाता है, कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो यकीनी तौर पर उसके लिए कोई 5 साल सिर्फ 10 साल की बात नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। तो वो कैसा प्लान होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, क्या जहन में है कारोबारी बरादरी के? नहीं, इस वक्त तो जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग की बातें चल रही हैं कि हम किस तरीके से, क्योंकि यहाँ तो ये कि बहुत ज़्यादा इस किस्म के ख़तरात का इज़हार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, और वो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट अगर हो गया तो फिर पता नहीं रुपए की कीमत जो है क्या रहेगी, और फिर रुपए की अगर कीमत और ज़्यादा गिरती है तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो और आवाम के लिए जो है वो मसाइल पैदा होंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर ऊपर ही रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा भी जो है वो बढ़ सकते हैं। तो और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहते हैं तो आम लोगों के लिए तो, बिजनेसेस के लिए तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ख़ुद गवर्नमेंट के लिए जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे बड़ा बोरोर वो है, और उतना ज़्यादा जो है अगर आपके बजट का हिस्सा वो डेट सर्विसिंग में चला जाएगा तो फिर तो बाकी जो है वसाइल, माली वसाइल जो है वो रहते ही नहीं हैं, फिर और मज़ीद बोरोइंग की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल है, और इस ख़तरनाक सूरत हाल से निमटने के लिए बहुत अर्जेंट जो है वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। और उसमें मैं समझता हूँ पहली सीढ़ी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वो पॉलिटिकल जो है इतना ज़्यादा जो पोलराइजेशन है, जो डिवाइड है, इसको जितना जल्दी हो जो है वो ख़त्म होना चाहिए। आप डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की बात कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना तो कहते हैं कि IMF प्रोग्राम हो या ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, और 3 हफ्ते बाद बजट है, और बजट के लिए भी हुकूमत की तरफ से ही दावे हैं कि ये आवाम के लिए इसमें सहूलियात मैसर होंगी। तो किस तरह ये बजट पेश होगा बग़ैर IMF प्रोग्राम की, और किस तरह बजट के बाद के मामला चलेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये डिफ़ॉल्ट जो मैं समझता हूँ कि बात हो रही है कि विदाउट IMF भी जो है वो अरेंजमेंट है, वो जून तक की बात हो रही है, लेकिन बियॉन्ड जून जो है वो फिर उसमें जो है क्लैरिटी नहीं है, और वो जो नंबर्स ये बताते हैं कि वहाँ जो है वो मुश्किलात होंगी, और वो मुश्किलात के पेश नज़र ना कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, ना कोई रेमिटेंसेस बाहर से आएंगे, और बल्कि लोग जो है वो ये चाहेंगे कि अपने पैसे जो है वो बाहर मुंतकिल कर लें। तो वो एक IMF के आने से ये है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर जो है वो ये डिफ़ॉल्ट के ख़तरा जो है वो टल जाता है, और वो टल जाता है फिर आपके लिए इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट जो है वो एक्सेसिबल हो जाती है, फिर ये मल्टीलेटरल एजेंसीज़ वगैरह से, और फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तानी भी पैसे बाहर ले गए हैं, स्टेबिलिटी आएगी तो वो उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पैसे जो है वो वापस आना शुरू हो, और हमारे जो माशी एक्टिविटी में वो भी अपना किरदार जो है वो अदा करना शुरू करें, तो कुछ इसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। बजट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि कोई IMF के प्रोग्राम होने या ना होने से बजट को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, बल्कि अगर बजट ये IMF प्रोग्राम होगा तो बजट में शायद सख्तियाँ होंगी, और अगर IMF प्रोग्राम नहीं होगा तो बजट में शायद इतनी ज़्यादा सख्ती ना हो। तो वो तो आई थिंक उनको ख़ुद जो है वो फ़ैसला करना है हुकूमत को कि बजट जो है वो किस किस्म का बनाना है, कितना जो है डेफिसिट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, और कितने अपने ख़र्चों को कम कर सकते हैं। तो रेवेन्यू तो जो है पिछले साल बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर उन्होंने कोशिश की कि करें, लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो होगी तो फिर आपके रेवेन्यूज़ भी जो है कि टारगेट हासिल नहीं हो सकेंगे। तो ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़े, और इसमें नॉर्मलसी आए, वो जब ही आ सकती है जब सियासी इस्तेकाम हो। और मईशत की बहाली के लिए मैं आपकी गुफ्तगू से जो समझ पाया हूँ, एक तो ये कि सच बोला जाए, आदाद व शुमार जो हैं वो सही बयान किए जाएँ। 12% एक्सपोर्ट कम हुई है गुज़िश्ता चंद माह के दौरान। IMF प्रोग्राम के दबाव की वजह से बिजली और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे कारोबारी लागत में इजाफा हुआ है। तो अब इन सरकमस्टेंसेस में मईशत का पहिया चल सके, इस बजट में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो मईशत के लिए बेहतरी हो, हमारी सनतें चलें, तो इसकी उम्मीद हम कितनी रखें, कि क्या उम्मीद होनी चाहिए, और क्या ये मुमकिन है कि बजट के बाद कुछ बेहतरी आ जाए?
नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके पास पहले ही जो है वसाइल की कमी है, और वसाइल की कमी है, और ख़ास तौर पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट की जो है वो डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी जितना उन्होंने नया टैक्स जो है वो इस करंट ईयर में लगाया है, उतना या उससे ज़्यादा जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट की जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया है। तो उनको उस मद में जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो सका है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो अगले साल भी अगर ये इंटरेस्ट रेट इसी तरह हाई रहते हैं, और अगर बेस इफेक्ट का भी फ़ायदा जो है वो ज़ायल हो जाता है बिकॉज ऑफ फर्दर डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, तो मसाइल जो है और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, न सिर्फ कारोबारी बिरादरी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए। और इसमें हल सिर्फ यही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किसी तरह से लाया जाए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क में इस वक्त अपनी तारीख का बदतरीन माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। आईनी और कानूनी मामलात बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, और इस तमाम सूरत हाल में स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक मिसट्रस्ट मौजूद है, जिसको ब्रिज करने की, जिस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है कारोबारी बिरादरी। ब्रेक से पहले हमने आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब साहब से गुफ्तगू की इस सिलसिले में, और अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकील करीम डेडी साहब। इन्होंने कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है, और ये वही कारोबारी शख्सियात की जो कोशिशें हैं उनका एक हिस्सा था। इस पर हम बात करेंगे अकील करीम डेडी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त मुल्क में बहुत शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है, और काफ़ी अरसे से महसूस हो रही है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हों, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। कल आपने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। कारोबारी बिरादरी बड़ी एक्टिव मालूम हो रही है, बेचैन मालूम हो रही है, मुस्तरब मालूम हो रही है। क्या कोशिशें हो रही हैं कारोबारी बिरादरी की तरफ से इस तमाम सूरत हाल को किसी मंतकी और बेहतर अंजाम की तरफ पहुंचाने के लिए? देखिए, काफी लोग, जैसे अभी आपने बताया, पूरा पाकिस्तान परेशान है, सब दुखी है, और जो हो रहा है कोई उससे खुश नहीं है। और कारोबारी बिरादरी भी वही कुछ सोच रही है जो पाकिस्तान की कौम सोच रही है। और पिछले कोई सैटरडे की बात है, हम लोगों ने बैठ के डायलॉग किए थे कि हम इस मामलात में आगे बढ़े। तो लाहौर से भी काफी बिजनेसमैन थे, कराची के भी काफी बिजनेसमैन थे। तो कराची में संडे को हम इकट्ठे भी हुए थे, और कुछ हमने ऐसे डिसीजन लिए कि हम कम से कम गवर्नमेंट को ये मैसेज देते हैं कि भाई ये जो रिस्क सिचुएशन है ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। हालात वैसे तो इंटरनेशनली भी बहुत खराब है, लेकिन अब पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद कमोडिटीज की प्राइस काफी नीचे आई है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी सामने दिख रही है हमें, और इस वजह से ये अनरेस्ट जो है पॉलिटिकल, इसकी वजह से हम ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो रहा है। तो हमने सोचा कि ये डायलॉग जो हो रहे हैं, अगर ये आपस में नहीं बैठ पाते तो हम सब मिल के इनकी मदद करें। तो ये बात लेके हम आगे निकले थे। उसके बाद हमने यहाँ कराची में मेरे घर पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने कोई एक प्रेस रिलीज भी भेजा था, और उसमें यही सारी बातें हमने कही थी। इसके बाद मंगल को हमारी मीटिंग थी, वो गौर एजाज साहब के घर पे थे, वहाँ लाहौर से तकरीबन सारे ही लोग थे। तो उन्होंने वहाँ भी यही बात हुई थी कि भाई हम इनके साथ बैठ के डायलॉग करते हैं। और इसमें ये तय हुआ था कि पहली बात तो ये कि 9 को जो इशू हुआ था उसके पूरे भरपूर तरीके से जितने भी लोग थे सबने कहा कि इस पे ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, और हम शायद इन चीजों को टेक केयर नहीं करते। लेकिन इस दफा यह है कि कारोबारी बिरादरी है या सारे पूरे पाकिस्तान के लोग इस इवन ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर नेम पूरा पाकिस्तान कर रहा है। एक तो पहले फेज में हमने ये किया, सेकंड फेज में हमने ये सोचा है कि हम सब मिल के, गौर एजाज साहब ने कहा था कि आसिफ जरदारी से वो मिलेंगे, इसके बाद मियां एहसन की ड्यूटी लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, और कुछ लोग
जिम्मेदारी दी गई थी कि इमरान खान से भी बात करें। तो ये सारी चीजें डिसाइड भी थी। आज उन्होंने जरदारी साहब से मिलना था, गौर एजाज साहब को रात को पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी फ्लाइट से अभी लेट गया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप यकीन करें, दिख तो नहीं रहा कि कोई मसले इस तरह हल होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला, मैंने कहा ना कि जब इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और कुछ अच्छे लोग बीच में आते तो डेफिनेट उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्दी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, तो क्या आपको मिजाज मालूम हुआ? वो तैयार है कि सूरत हाल को कूल डाउन किया जाए? मैं बताता हूँ, कल मैं जब गया था, मैं कोई इनकी होती है हर वीकली मीटिंग होती है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, तो कल जो मैं गया था तो मैं सिर्फ इसीलिए कि मैं भी देखूं कि भाई इनकी तैयारियां क्या है। तो वहां बैठ के इनकी जूम पे मीटिंग हो रही थी, उसपे सारे मतलब इनकी टीम के लोग थे, अमाद अजहर थे, शौकत तरीन साहब थे, डॉक्टर इस्सत थे। तो वो बैठ के ये बातें कर रहे थे कि भाई इकोनॉमी के ये मसाइल हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बात सही है, वो जरूर इकोनॉमी पे बात करें, लेकिन प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि करंट सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये करंट सिचुएशन को हम फोकस करें और इससे बाहर निकले तो वो ज्यादा बेहतर है। तो वो प्रोग्राम पूरा इकोनॉमी पे था, तो उस पर कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाँ, अगले आने वाले दिनों में डेफिनेट बात होगी। अब वो गौर एजाज साहब हैं, क्योंकि वो लीडर वही हैं, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि इमरान खान से मिलने कौन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज ये अगर इन दो लोगों ने मीटिंग कर ली है तो मीटिंग की प्रोग्रेस बताएंगे, और कल हो सकता है कि फर्दर मीटिंगें हों, तो इंशाल्लाह ताला उसके बेहतर नताइज तो आएंगे। जब एफर्ट्स होते हैं तो नताइज बेहतर आते हैं, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त पाकिस्तान में सारे स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो मसाइल को हमें हल करने की जरूरत है। ठीक है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो लोग उससे खफा तो बहुत है, लेकिन ये सब कुछ हमारे मुल्क में इसके पहले भी हम अपने ही मुल्क की फोर्सेस के खिलाफ बयानात भी देते रहे, और हमने उन लोगों को कभी कुछ कहा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कोई चीज हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए इन फ्यूचर। उसके लिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की किसी ने भी हरकत की तो वो उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो आप लोगों की कोशिशें हैं, तो पूरी कौम की दुआएं होंगी कि इन कोशिशों को ये बारावर हों और ये कामयाब हो। सर, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है, ज़रा बताइए हमें, हमारे सुनने वालों को, कि आप किस नज़र से सूरत हाल को देख रहे हैं? क्यों ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल आपको मालूम हो रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस वक्त जो अनरेस्ट है ना, ये खतरनाक है। अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैं समझता हूँ ये इकोनॉमी 100% हैंडल हो जाएगी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है जो हम इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं, हमें इस चीज से निकलने की जरूरत है। अगर हम इससे निकल गए तो मैं आपको ये यकीन से दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अब हालात उतने बुरे नहीं है। अब पूरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। दुनिया में शायद हो सकता है चेंज ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि क्रूड भी इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल भी इंपोर्ट करता है, कोल भी इंपोर्ट करता है, उस सब की प्राइस इतनी नीचे आ चुकी है। अब कोल $400, $450, $450 में हम इंपोर्ट करते थे, आप $125 पे आ गया। पाम ऑयल $1800 इंपोर्ट करते थे, $900 पे आ गया। क्रूड ऑयल 130, 135 पे हम खरीदते थे, आज वो 70 पे आ चुका है। उसी तरह पेट्रोल का प्रीमियम खत्म हो गया, डीजल का प्रीमियम खत्म हो गया। तो हमारे लिए तो ये बेहतर सिचुएशन आ गई है। हमारे तो अब इंपोर्ट बिल भी कम होना है, और ये IMF से अब पैसा लेना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। और पहले क्योंकि हम सब्सिडी बहुत ज्यादा दे रहे थे, अब तो हमने सब्सिडी बहुत खत्म कर दी है। तो अब हमारे मतलब ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे रेवेन्यू टारगेट हम हासिल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे है, इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट अभी नीचे नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इन्फ्लेशन के नंबर भी हम नीचे आता हुआ देख रहे हैं, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट को भी नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ये इकोनॉमी में जो इस वक्त स्लो डाउन है उसमें हम बेहतरी भी देख सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो इस वक्त की सिचुएशन है, इसको
पाकिस्तानी कौम मिल के सिर्फ इसको हैंडल करे, सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आर्मी, जुडिशरी और इमरान खान, इन सब की जिम्मेदारी है बैठ के मसले को ये हल करे। इकनॉमी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कंट्रोल हो जाएगी और हम बेहतरी की तरफ बहुत जल्दी जाता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अकील करीम डेडी साहब। बहुत ज़बरदस्त कोशिशें हैं पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी की कि वो जो गैप है, पॉलिटिकल गैप है, उसको ब्रिज करने की बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। खुदा करे कि बर्फ़ पिघले और मामला बेहतरी की तरफ जाएं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अलकादिर ट्रस्ट केस की। इमरान खान और उनकी अहलिया को नैब ने तलब कर लिया है। 19 करोड़ पाउंड्स के मामलात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कल नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया है। नैब की तरफ से 3 सफ़हात पर मबनी नोटिस इरसाल किया गया, जिसके साथ एक सवालनामा भी मुंसलिक है और 19 करोड़ पाउंड्स मालियत की तस्वीर से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात भी फराहम करने की इसमें हिदायत की गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी से बतौर ट्रस्टी अलकादिर ट्रस्ट रिकॉर्ड मांगा गया है। नैब की टीम ने इस हवाले से आज जमान पार्क में लीगल टीम की मौजूदगी में इमरान खान को नोटिस भी मौसूल करवा दिया है। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मई को इसी केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था और अपने तहरीरी हुक्म में करार दिया था कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। इमरान खान और उनकी अहलिया से तफ्तीश के अलावा नैब ने पीटीआई हुकूमत की पूरी काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का भी फैसला किया है और इस सिलसिले में शहजाद अकबर, शेख रशीद अहमद, फैसल वाडा, अली जैदी और जुल्फी बुखारी को मुख्तलिफ तारीखों पर पेशी के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि काबीना के बेशर अरकान के बयानात बतौर गवाह कलमबंद किए जाएंगे। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड्स की गैरकानूनी मुंतकली से मुतालिक 20 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। बहुत अहम नौयत का मामला है, इस पर हम बात करेंगे, तफसीलात हासिल करेंगे। आमिर सईद अब्बासी, नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। नैब ने इमरान खान साहब को नोटिस भी वसूल करवा दिया और ये भी फैसला किया है कि पूरी उनकी काबीना से इस पर बात की जाएगी, उनके बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। कुछ वज़रा को, साबिक़ वज़रा हैं, उनको नोटिस भी इरसाल कर दिए गए हैं। लगता यह है कि नैब बड़ी तेज़ी से इस मामले को लेकर अब आगे बढ़ेगा। मसूद साहब, ये वो वाहिद केस है जो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और फैक्ट्स पर हैं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। इसमें नैब ने इसी बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान पहले कॉल अप नोटिस में ना तो पेश हुए और ना ही उन्होंने उसका जवाब दिया। जो पहला कॉल अप नोटिस मार्च में जारी किया गया था और उन्होंने इसका जवाब मई में दिया जब ये खबर शाया हुई जिसमें ये बताया गया कि इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें इसकी कॉपी नहीं दी गई। लिहाजा इमरान खान ने अब तक इन तमाम इल्ज़ामात जो नैब ने अपने न सिर्फ कॉल अप नोटिस में आयद किए हैं, बल्कि अब जो सवालनामा इरसाल किया गया है और कल उन्हें तलब किया गया है, उसमें मजमूई तौर के ऊपर एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड केस बनाया गया है नैब की तरफ से और ये कहा गया है कि ये बराह रास्त न सिर्फ इख्तियारात से तजावुज़ है बल्कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इमरान खान ने यह माली फ़ायदा हासिल किया जो अपना ट्रस्ट, जिसके वो ट्रस्टी हैं अलकादिर, उसकी कीमती अराजी हासिल की 458 कनाल और साथ में उसके साथ साथ 28 करोड़ रुपये मालियत की अलग अराजी भी हासिल की और इसके अलावा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसी कंपनी के जिस कंपनी के मुल्ज़िमान थे उसी कंपनी के तरफ से अतियात किए गए इमरान खान के ट्रस्ट को, जिस कंपनी को 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से वापस दिलवाए गए। और जितनी भी ये कन्वर्सेशन हो रही थी बरतानवी हुकाम के साथ और नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, उसमें पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि ये रियासत पाकिस्तान की रकम है, लेकिन जब ये रकम वापस आई तो ये मुल्ज़िमान को वापस कर दी गई और फिर उन्होंने एडजस्ट करवाई अपनी सुप्रीम कोर्ट की पेमेंट्स में। लिहाजा इसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं नैब के मुताबिक और नैब का ये मौक़िफ़ है
कि इसमें जो तमाम केस है वो बिल्कुल तैयार है और इमरान खान को आखिरी मौका दिया गया है कि वो अब पेश हों कल और इन 20 सवालों के जवाब दें जो उनसे रिकॉर्ड मांगे गए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो कल पेश होंगे या नहीं, लेकिन इमरान खान इस सारे केस में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि नैब कॉल अप नोटिस नहीं कर सकता और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर थी, लेकिन अभी तक उन्होंने उन इल्ज़ामात का या उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो नैब उनसे पूछ रहा है। लिहाजा कल की प्रोसीडिंग्स बहुत अहम हैं और अगर इमरान खान कल की जो कॉल अप नोटिस है उस पर पेश नहीं होते नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, तो फिर नैब का केस बहुत मजबूत होगा। अच्छा, यहाँ पर जी ये भी बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला उसमें ये शर्त आयद की गई थी, वो शर्तिया रिलीफ था कि आपको नैब के साथ ख़ास तौर पर इस मामले में ताउन करना है। तो अगर कल इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो आप इमरान खान साहब की जो ज़मानत हुई थी वो भी ख़तरे में पड़ सकती है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस टेकअप हुआ था उस वक्त भी जो बेंच के रुकन थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने इमरान खान को कहा था कि आपका जो भी मौक़िफ़ हो, लेकिन नैब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, आपको कॉल अप नोटिस का जवाब देना होगा, शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी उन्होंने भी कहा था कि आपको हर सूरत शामिल तफ्तीश होकर इन इल्ज़ामात और सवालात के जवाब देना होंगे। लिहाजा अगर वो पेश नहीं होते तो इसके उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए नैब का केस बहुत मजबूत हो जाएगा कि वो जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं और शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। लिहाजा इस मुकदमे में इमरान खान के लिए खासी मुश्किलात हैं क्योंकि नैब पहले ही उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुका है और अब नैब उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए भी जा सकता है अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते। और साथ में सिर्फ वो अकेले इस मुकदमे में मुलजिम नहीं हैं बल्कि उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी कॉल अप नोटिस जारी किया गया और उन्हें भी बतौर मुलजिम बुलाया गया है क्योंकि बेनिफिशरीज हैं कि इन्होंने फ़ायदे हासिल किए मुलजिमान से, न सिर्फ उनको बैरून मुल्क से रकम वापस दिलवाते हुए उनसे माली फ़ायदे हासिल किए बल्कि वो एडजस्टमेंट्स किए और उनको रकम जो रियासत पाकिस्तान की रकम थी वो उनको वापस कर दी। लिहाजा ये केस जो है वो इमरान खान के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अच्छा, इसमें काबीना के अरकान को भी बुलाया जाएगा क्योंकि जिस तरह से ये जिस कार्रवाई का जिक्र हो रहा है काबीना की कार्रवाई का, उसमें बताया गया है कि बंद लिफाफा आया और इमरान खान साहब की तरफ से और शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल मालूमात है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो काबीना के वुज़रा इसमें पेश होंगे और वो अपने बयानात कलम बंद कराएंगे। तो ये बहुत मैटर करती है ये बात, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो लिफाफा आया, जो उसके अंदर मालूमात थी वो बहुत ही सीक्रेट थी और मुआहदा ही यही था NCA से या बरतानिया की हुकूमत के साथ कि उसे अफशा नहीं किया जाएगा। तो ज़रा इसको ज़रा हमें समझाइएगा कि काबीना के रुकन इसमें बयानात देते हैं और इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़, तो इन दोनों को अगर सामने रखें तो क्या सूरत बनती है? देखिए 2019 में दिसंबर में जब उस वक्त की वफाकी काबीना ने जब इसकी मंजूरी दी थी तो उस वक्त भी 3 वफाकी वुज़रा ऐसे थे जिसमें फैसल वाडा, डॉक्टर शीरीन मज़ारी और फवाद चौधरी, इन तीनों ने एतराज़ किया था और ये कहा था कि बताया जाए कि किन बुनियादों के ऊपर ये सील्ड इन्वेलप में हमसे अप्रूवल ली जा रही है और इस मुआहदे को खुफिया रखा जा रहा है जिसमें मुलजिमान को रकूम वापस करके वापस उनकी एडजस्टमेंट्स की जा रही है। तो वफाकी काबीना को इसमें क्या फ़ायदा होगा, रियासत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों उनकी अप्रूवल्स कर रहे हैं और उनको उनकी रकूम जो क्राइम प्रोसीड्स, नेशनल क्राइम एजेंसी जिसको क्राइम प्रोसीड्स कह रही है कि वो रियासत पाकिस्तान की रकूम जो है वो क्राइम के ज़रिए बैरून मुल्क लेके गए, उनको वापस लाने में रियासत को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उस वक्त की वफाकी काबीना में क्योंकि इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर बतौर उसको हेड कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसको हम लीक नहीं कर सकते, ना ही इसको पब्लिक कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। बहुत अहम और दिलचस्प केस है, नैब कड़ियाँ जोड़ सकेगा और इमरान खान साहब जवाब दे सकेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।